नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी लड़ाई हेट स्पीच पर आई। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी रण अपने चरम पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी या अन्य दल, सभी चुनाव की तैयारियों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नेताओं के दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने जो भाषण दिया उस पर सियासत तेज हो गई है। अमित शाह द्वारा दिए गए भाषण को कांग्रेस ने हेट स्पीच करार दिया। दरअसल अमित शाह के भाषण वाले मामले में कांग्रेस का कहना है कि देश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को भड़काने का काम किया है। अमित शाह ने गलत आरोप लगाए हैं। उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया। राजनांदगांव जिला निर्वाचन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अमित शाह के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर शिकायत करने के साथ उन्हें प्रतिबंधित करने की भी मांग करेंगे। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिरनपुर में हुई हत्या को लिंचिंग कहा है। लिंचिंग का मतलब यही है कि किसी एक व्यक्ति को 30 से 40 लोग घेरकर मारपीट करते हैं और हत्या कर देते हैं। इसी को लिंचिंग कहा जाता है। ये कौन सी हेट स्पीच हो गई? सरयू टेकाम फरसे से हाथ पांव काट देंगे, वो हेट स्पीच में नहीं आता है। लेकिन ये चुनाव आयोग में शिकायत करने जाते हैं कि ये लिंचिंग शब्द है, इससे दंगा भड़केगा और कहीं ना कहीं हेट स्पीच में आना चाहिए। कुल मिलाकर बयानों पर बवाल है और सियासत बेमिसाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन के समय छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को भड़काने का काम किया, भारत की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया, गलत और मिथ्या आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए, दंगा भड़काने का काम किया, हेट स्पीच किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, छत्तीसगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और देश में भी केंद्रीय जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अमित शाह के खिलाफ शिकायत करेगी और हेट स्पीच के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी और अमित शाह को प्रतिबंधित करने की भी मांग कांग्रेस पार्टी करेगी। हेट स्पीच की बात आती है। बिरनपुर की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कल आम सभा में कहा है कि यह लिंचिंग है और निश्चित रूप से मैंने जो लिंचिंग की परिभाषा पढ़ी है वो यही है कि किसी एक व्यक्ति को 30 से 40 लोग समूह के रूप में घेर कर और मारते और पीटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो इसी को लिंचिंग कहते हैं। ये कौन सी हेट स्पीच हो गई? सरयू टेकाम फरसे से हाथ पांव काट देंगे, मार डालेंगे, हेट स्पीच में नहीं आता। परंतु आज ये चुनाव आयोग में शिकायत करने जाते हैं कि लिंचिंग शब्द है, इससे दंगा भड़केगा और कहीं ना कहीं हेट स्पीच में आना चाहिए। मैं मांग करता हूं उनसे, और बहुत स्पष्ट मांग करता हूं कि जब भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग से हत्या के मामले में 40 से ज्यादा लोगों पर आरोपी के नाम जद कर लिखित शिकायत की थी, तो आज तक पुलिस ने वहां 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से स्पष्ट है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या वो 30 लोग आज भी खुली हवा में नहीं घूम रहे हैं? क्या ये आगे होने वाले किसी अपराध को न्योता नहीं देता है? भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आप जरूर चुनाव आयोग में जाएं, पर वो दोनों पत्र लेकर जाएं जिसमें ईश्वर साहू ने 42-43 लोगों का नामजद रिपोर्ट की है। तो चुनावी लड़ाई है, हेट स्पीच पर आई है। आपको बता दें, अमित शाह ने जिस तरीके से कहते हैं ना लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया, उसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से जो शांत फिजा है छत्तीसगढ़ की, उसको अशांत करने की कोशिश है। खैर देखिए, बयान है, बयानों के क्या अर्थ हैं, क्या अनर्थ हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन वाकई में जिस तरीके से बीजेपी इस पर पलटवार करके कह रही है कि पहले भी जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते थे तब हेट स्पीच नहीं दिखी, क्या है इन सबके पीछे और इसका इस तरह के बयानों का, इस तरह की बातों का, इस तरह की सियासत का इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुभव शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। किरण जी, जो आपकी तरफ से पलटवार आया है, जो बातें आई हैं, ऐसा क्या हो गया इन तमाम चीजों को लेकर और हेट स्पीच तक की बात आ रही है? देखिए जी, राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये शब्द है लिंचिंग, उसको क्लियर कर देना चाहूंगी कि लिंचिंग व्हाट एग्जैक्टली इट मींस इज अ किलिंग और हत्या। बात शायद कांग्रेस लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, वो लिंचिंग को मॉब लिंचिंग से कंपैरिजन कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग में जब
एक से ज्यादा लोग मिलकर हत्या करते हैं तो उसे वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आती है। और लिंचिंग का एक शाब्दिक अर्थ है हत्या। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो घटना हुई है बीरनपुर में वो लिंचिंग ही थी, वो किलिंग ही थी। एक बच्चे की हत्या की गई और एक से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। बात जो गौर करने वाली बात यह थी कि अमित शाह जी ने लिंचिंग कहा था, मॉब लिंचिंग नहीं कहा था। और हत्या है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसे सरकारी संरक्षण में लोग जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने बल्कि सत्यता को सामने लाने की कोशिश की। जो ये सरकार है, कांग्रेस की सरकार, इतनी बड़ी घटना को दबाने की कोशिश कर रही थी, जनता से छुपाने की कोशिश कर रही थी। अमित शाह जी ने अपने सभा में जनता के सामने ये बातें लाई। तो मुझे नहीं लगता ये कोई हेट स्पीच है या कोई दुर्भावना या कुछ उकसाने वाली बात है। मैं तो ये साफ साफ यही बात कहती हूँ कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में घटित सच्ची घटना है, सत्य घटना है, उसे जनता तक लाने की प्रयास किया, जनता तक लाया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई पेट दर्द होना चाहिए कांग्रेस के। और जो आप सरयू नितान के बारे में बोल रहे थे, जो इतने भड़काऊ भाषण देते, उनकी तो ये संज्ञान नहीं लेते। तो मुझे लगता है कांग्रेस इस बात से ज्यादा तिलमिलाई है कि जनता के सामने इतने बड़े गृह मंत्री जब कोई बात करते हैं तो आप देख सकते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भयभीत है। और रविंद्र चौब जी इस घटना को लेकर भी भयभीत है, कहीं उनकी सीट उनके हाथ से ना चल जाए। तो मुझे लगता है यही कारण है कि कांग्रेस के लोग इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए अनुभव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले तो राखी जी और आपको मेरा नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, किरण दीदी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जुमला पार्टी को अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आज से नहीं, आजादी के पहले से आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। इन्होंने नफरत, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। भारत की आजादी की लड़ाई में जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदमी, औरत, गरीब, अमीर सब साथ दे रहे थे, उसमें भी इनकी पार्टी ने साथ नहीं दिया था। तो इनकी जो राजनीति करने का बुनियाद और आधार है, ये भी नफरत पे बसा हुआ है। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बिना आधार के नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व वॉच संस्था की एक रिपोर्ट आई थी 2023 के हेट स्पीच को लेके। उसमें यह बताया गया कि 2023 में लगभग 250 से ज्यादा, 6 महीने के अंतर 250 से ज्यादा हेट स्पीचें दी गई हैं, जिसमें से 80% हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उनमें दी गई है। और 70% स्पीच जहां जहां चुनाव होने थे, जिन राज्यों में, जिन इलाकों में चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, उन जगहों पे ये हेट स्पीच दी गई है। ये हेट स्पीच का इस्तेमाल एक स्टेट पॉलिसी की तरह एक संगठित, व्यवस्थित रूप से करते हैं, एक सरकार की प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिकरण के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए नफरत का इस्तेमाल करते हैं। हमारी पार्टी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली पार्टी है, इनके जैसी हमारी पार्टी नहीं है। योगी आदित्यनाथ का अगर आप उदाहरण ले तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने उनके उदाहरण मिल जाएंगे। 80-20 आतंकवादी, बुलडोजर, न जाने क्या क्या उन्होंने बोला। दिनेश कुशवाहा ने मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग आदमी को, भंवरलाल जैन को मार मार के अत्याचार किया उनपे। क्यों? क्योंकि उनको ये शक था कि वो मुसलमान है, उनसे बार बार पूछ रहे थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ था, मुझे ऐसा अंदाज है कि आप लोगों ने देखा होगा। हरिभूषण सिंह ठाकुर बचवल का अगर उदाहरण देख लेंगे आप, तो वो भी बिल्कुल दशहरे में मुसलमानों को जलाओ ये बात बोलते हैं। नुपुर शर्मा को इन लोगों को बैन करना पड़ा था अपनी पार्टी से, क्योंकि वो मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा चुका था, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते नुपुर शर्मा को रोकना पड़ा था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो न जाने किस प्रकार के बयान देती हैं। बिदुड़ी जी संसद में खड़े होकर किस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो हेट स्पीच नहीं है। कहां से हेट स्पीच नहीं है? उनको प्रमोशन मिलता है, उनको प्रभारी बनाया जाता है। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि हम इनके खिलाफ कानून की कार्रवाई करेंगे। प्रवासी भलाई संगठन केस 2014, संगराज दामोदर रूपावत केस और अमीश देवगन जी पे जो 2020 में केस हुआ था, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जिन्होंने 4 शब्द का इस्तेमाल किया, कंटेंट, इंटेंट, हार्म और इम्पैक्ट। इन 4 आधारों पे अगर कोई बात सिद्ध होती है तो उसको हेट स्पीच का दर्जा दिया जाएगा और उसको आईपीसी की धारा 153, 295, 298 और क्योंकि अभी चुनाव का दौर है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके आधार पर चुनाव किए जाते हैं, उसकी धारा 125 के तहत कहा गया है कि चुनाव के दौरान अगर इस प्रकार की कोई हेट स्पीच देगा तो उसको 3 साल तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। ये लेके हम लोग इनके इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम इस देश प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे।
ठीक है। अभी किरण जी ने जिस तरीके से कहा था अनुभव जी कि एक लिंचिंग और मॉब लिंचिंग दोनों में बड़ा डिफरेंस है, मुझे लगता है कांग्रेस भी इस चीज को समझती होगी। उन्हें ये लगता है कि पर्टिकुलर लिंचिंग यदि बोला गया है, एक हत्या को लेके बात की गई है, प्रिटेंड ऐसे किया जा रहा है जैसे मॉब लिंचिंग को लेके हम उस चीज को जोड़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब बीजेपी को ये लग रहा है कि आप उस चीज को अननेसेसरली हेट स्पीच की कैटेगरी में डाल रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो मैंने केसेस का उदाहरण दिया, चाहे अमीश देवगन जी का केस हो 2020 का, चाहे संगराज दामोदर रूपावत केस का, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उन्होंने 4 गाइडलाइंस दी है, जिसमें कंटेंट, आपकी स्पीच का कंटेंट क्या है, इंटेंट, आपका इरादा क्या है वो स्पीच को बोलने का, उससे क्या नतीजा निकलता है, कितना हार्म, कितना नुकसान होता है जनता को और वहां के इलाके को और समुदाय को और लोगों को, और उसका असर क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। इन 4 आधार पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से तय होता है कि हेट स्पीच है कि नहीं। लिंचिंग को, मॉब लिंचिंग को, ये जुमलेबाजी करना, शब्दों में खेलना, ये भारतीय जुमला पार्टी की शुरू से आदत रही है। ठीक है अनुभव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तो फिर मुझे लगता है अमित शाह जी को भी पता ही होगी, क्योंकि देश के वो गृह मंत्री हैं और उनको तो ये नॉलेज में होना ही चाहिए कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। किरण जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को नहीं मालूम कि ये किस कैटेगरी में आता है, और हम यदि किसी चुनावी रैली में जा रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो हमें इस तरह की चीजें नहीं बोलनी है? या तो अनजान है, या तो पता नहीं है, या टंग ऑफ स्लिप कहिए अब उसको बाद में, कुल मिला के कुछ तो है। राखी जी, आप जान सकते हैं कि अमित शाह जी जो आए थे वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और चुनावी भाषणों में अपने सरकार की उपलब्धि और विपक्ष सरकार की विफलताएं को लाना एक स्वाभाविक सी बात है। और बीरेनपुर की घटना हो या कवर्धा में जो सौहार्द बिगाड़ने वाली घटना हो या नारायणपुर की घटना हो, तो ये सब घटना जो घटित हुई वो छत्तीसगढ़ की घटना है, जो जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चुनावी सभा थी और चुनावी भाषण था, तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। तो जनता के सामने उन्होंने सच्चाई लाने की कोशिश की है, और उस मंच में जो बच्चे की हत्या हुई, इसके पिताजी जो कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी भी है, वो भी मौजूद थे। तो उनके संदर्भ में ये बताना, जनता तक लाना बहुत आवश्यक था कि जो फलां हमारे प्रत्याशी है, वो इस जिस युवक की हत्या हुई, जिस बच्चे की हत्या हुई, उसके पिता है, और उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो घटना घटित हुई है, उस व्यथित पिता का दर्द जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बढ़िया काम किया। ये तो क्योंकि कांग्रेस की विफलता है कि इस बच्चे के हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले इसका कोर्ट का फैसला आया और इन्होंने सभी हत्यारों को बाइज्जत बरी कर दी है। तो जनता के सामने ये बात लाना बहुत जरूरी था, आवश्यक था। वही काम हमारे गृह मंत्री जी ने किया है। चूंकि ये बहुत बड़ी विफलता है कांग्रेस की, तो इसे बहुत बड़ा ताना बना कह के इसे एक हेट स्पीच का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि वे डर रहे हैं कि जनता के सामने इनकी करतूत और कथनी सामने ना आ जाए। यही कारण है इसे इन्हें हेट स्पीच के दायरे में रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो जनता बहुत समझदार है, झूठ और सच का फैसला कर सकती है। जो अन्याय ईश्वर साहू जी के साथ हुआ, उनके जवान बेटी की हत्या की गई है और उसके जो हत्यारे खुलेआम बरी किए गए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता इसका न्याय करेगी, ना कि कांग्रेस के नेता। ठीक है अनुभव जी, इसका जवाब मैं लूंगी जो ये कह रही हैं, और इसलिए भी लूंगी क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बोला, अभी किरण जी भी इस चीज को बोल रही हैं। तब बीजेपी को ऐसा लगता है कि जिस घटना का जिक्र किया गया है या जिस संदर्भ में बोला गया है, उसके लिए आपने कार्रवाई या एक्शन कितना लिया, उसके लिए प्रशासन ने किया कितना, सवाल वहां आता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि अमित शाह जी जो ये कह रहे हैं, ये आज से नहीं कह रहे हैं, ये शुरू से इस प्रकार का रवैया रखते हुए आए हैं। 2018 चुनाव के पहले भी जब वो यहाँ का छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे थे चुनाव की तैयारी के दौरान, तब भी वो सोना खान हो चाहे गिरौदपुरी हो, वहां पे जाके जो वहां के हमारे सांस्कृतिक हीरो हैं, जैसे कि वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जी हो गए, और इस तरीके के जितने भी यहाँ के सांस्कृतिक पारंपरिक तौर से जो यहाँ के लीडर और हीरो रह चुके हैं, यहाँ की बड़ी हस्तियां रह चुकी हैं, उनके नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर चुके हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इनकी आदत है कि नाम पे वोट मांगने की, काम पे वोट मांगने को इनको आता नहीं है, क्योंकि काम ये खुद नहीं करते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ सरकार की कोई कमी या बुराई बतानी है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये काम हुआ, ये नहीं हुआ है। आपको हिंदू मुसलमान, हेट स्पीच, यही सारी चीजें क्यों याद आती हैं?
आप खाने की बात करें, आप रोजगार की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, आप महिलाओं के अधिकार की बात करें, आप युवाओं को शिक्षा की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, तो वो इनसे होता नहीं है, क्योंकि वो ये दे नहीं सकते हैं, चाहे प्रदेश के स्तर पे हो चाहे केंद्र के स्तर पे। 2014 में खुद वादा करके आए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, ये तो उनको जुमला बोल देते हैं। और बाकी जो चीजें थी कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमला है। अगर आप उदाहरण उठाना चाहें तो कर्नाटक का उठा के देखिए कि कैसे बजरंगबली के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, हालांकि उस बार उनको फायदा नहीं हुआ। ठीक वैसा इस बार भी होगा। अब जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये उनको धर्म की और मजहब की इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। हम संस्कृति की बात करते हैं, हम माता कौशल्या का मंदिर बनवाते हैं, हम गौ माता की सेवा करते हैं, ये राजनीति की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, दंगों की बात करते हैं। हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, ये भारत तोड़ने की बात करते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं। जनता इस चीज को समझ चुकी है और इस बार भी जैसा कर्नाटक में जनता ने जवाब दिया था बजरंगबली के नाम पे, इस बार भी जनता ये हेट स्पीच जो कह रहे हैं कि उसको लिंचिंग कह दीजिए, मॉब लिंचिंग कह दीजिए, कानून में लूप होल निकाल के रास्ता खोज लीजिए, ये बिल्कुल जनता इससे बिल्कुल भी इससे अफेक्ट नहीं होने वाली, जनता पे असर होने नहीं वाला। जनता इसको चुनाव में जवाब देगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल में जिस प्रकार के हमने कार्य किए हैं, 75 पार का जो नारा इस बार हम पाएंगे और इनसे जवाब हम उसके बाद फिर लेंगे कि आप क्या कह रहे थे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उसके बाद भी जब केंद्र के चुनाव आएंगे 2024 के तब, और उसके बाद महाराष्ट्र में जब चुनाव आएंगे तब भी ये वही करेंगे, और क्योंकि इनको इसके अलावा कुछ करना नहीं आता। अच्छा, एक बात और है, जिस तरीके से प्रतिबंध करने की बात हो रही है, जिस तरह से कार्रवाई की बात हो रही है, उनके इस स्टेटमेंट को लेकर चुनाव आयोग जाने की तमाम चीजों की बात हो रही है, कितनी उम्मीद है कि सब कुछ हो जाएगा या कोई स्टैंड लिया जाएगा? क्योंकि वो गृह मंत्री हैं देश के, और मुझे लगता है कानून के सामने वो कोई भी हो, यदि गलत हुआ है तो गलत को गलत, कुछ भी जो भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। लेकिन आपको उम्मीद है कि ऐसी कोई चीजें होंगी? देखिए, इस दौरान जिस दौरान अपन ये चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का एक समूह निर्वाचन आयोग से चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए निकल चुका है। हो सकता है उनकी बात हो रही हो या कुछ समय में उनकी बात होगी। इस पे कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। यहाँ के नेता, वरिष्ठ नेता हमारा कांग्रेस के, वो अपना पक्ष रखेंगे, अपना तथ्य उनके सामने रखेंगे, तथ्यात्मक तरीके से तर्क के आधार पे बात करेंगे, और जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था अभी कि आईपीसी की धारा 153, 295 और 298, और विशेषकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125, जिसके खिलाफ चुनाव के दौरान इस प्रकार की हेट स्पीच किसी भी आधार पे हो, वो मान्य नहीं है। 3 साल तक जेल हो सकती है। इन कार्रवाइयों को लेके हम जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास। हम अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि हम कानून में मानते हैं। ठीक है, किरण जी अपनी बात रखिएगा। भाई, अभी अनुभव जी कह रहे थे 70 साल की बात कर रहे थे, तो अनुभव जी, अगर भारत का विभाजन हुआ है तो वो आपकी ही कांग्रेस की देन है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीरनपुर की घटना ले लीजिए, नारायणपुर की घटना लीजिए, कवर्धा की घटना ले लीजिए। तुष्टिकरण की राजनीति करना तो कोई कांग्रेस से सीखे। बहुसंख्यक समाज को छोड़कर आप किसी विशेष समुदाय के साथ आप नारायणपुर में घटना होती है जिसमें भाजपा के अध्यक्ष का सिर फूटता है, दूसरे दिन आपके मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है जिस समाज के द्वारा उनको मारने की कोशिश की, उनके साथ वो फोटो करके ट्वीट डालते हैं कि इस कठिन परिस्थितियों में हम आपके साथ हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति तो आपकी कांग्रेस की सरकार करती है, कांग्रेस के नेता करते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि अमित शाह जी ने बहुत सारे भाषण में बहुत सारी बातें लाई। अनुभव जी बात करे थे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सारी विषय वो लेके आए हैं। किस प्रकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, किस प्रकार पीएससी घोटाले में युवाओं के सपने मारे गए, सपने छीने गए, और बहुत सी बातों का उल्लेख किया। लेकिन ये लिंचिंग वाली बात इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज स्पीच, जिससे बाकी स्पीच से तो इन्हें दर्द नहीं हुआ। जब इनको लगा कि सच्चाई सामने और इनके कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे की सीट कहीं खसकती नजर आई, तो सिर्फ उसी बात को लेकर ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं और एक सीट खिसकने के डर से इस बात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं अनुभव जी, हम नहीं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाते हैं तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अगर उज्ज्वला गैस में महिलाओं को
गैस बांटी जाती है तो किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं बांटी जाती। अगर प्रधानमंत्री आवास में अगर गरीबों को आवास मिलता है तो वो भी किसी धर्म या जाति को देख के नहीं दी जाती। तुष्टिकरण की ठीक है राजनीति किरण आपके जी, फिलहाल नेता तो करते हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग में इस वक्त होगी, जिस तरह से अभी अनुभव जी बता रहे थे कि वो मे भी उनकी चर्चा चल रही हो या होने वाली हो, लेकिन इस चीज को लेकर कांग्रेस गई तो है। और जिस तरह से उन्होंने अभी तमाम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी उन्होंने बताए थे कि इसके अकॉर्डिंग इस समय पे यदि इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो निश्चित तौर पर सजा भी हो सकती है। तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी का क्या स्टैंड हो सकता है इस वक्त पे? राखी जी, मुझे निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है। वो इस वीडियो का या इस पूरे स्पीच का मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन करेंगे, और अगर सत्यता होगी इस बात पे या कुछ विरोधाभास चीजें होंगी तो डेफिनेटली वो इस पर कार्रवाई करेंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे। मैं तो ये फैसला निर्वाचन आयोग पे छोड़ना चाहूंगी। और रही बात भाजपा की और हमारे नेताओं की, तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, आदरणीय अमित शाह जी ने सत्यता सामने लाने की कोशिश की जनता के सामने, और कांग्रेस इस बात को बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही है और जनता से सच्चाई छुपाने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है जैसे जैसे क्योंकि चर्चा हो ही रही होगी, चीजें और निकलकर सामने आएंगी और बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कहने का मतलब क्या था, क्योंकि अब चुनाव आयोग तक ये तमाम चीजें जा रही हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं होगी। समय भी हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी लड़ाई हेट स्पीच पर आई है। कोई कह रहा है हेट स्पीच नहीं है, कोई कह रहा है हेट स्पीच है। कुल मिलाकर जो स्टेटमेंट उनका आया, उन्होंने किस परिदृश्य में कहा, वो एक उनके कैंपेन का पार्ट था क्योंकि वो चुनावी रैली थी, या उसको बोलने का कुछ और मतलब था। कुल मिलाकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, वो शिकायत लेके चुनाव आयोग गई है। अब चुनाव आयोग से जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक कुछ भी टिप्पणी सही नहीं होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।